नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर की शुरुआत मैं आज कर रहा हूं। जी हां, विपक्ष की तरफ से खड़ी हुई उम्मीदवार की। विपक्ष ने जिन उम्मीदवार को खड़ा किया है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, देखिए सीधे तो आल्वा की अगर मैं बात करूं तो उनको उतना कोई जानता नहीं है, लेकिन आज मैं एक रिपोर्ट आपको जरूर दिखाऊंगा कि उनके पास कितनी संपत्ति है, कितना उनके पास पैसा है, गाड़ी बंगला कितना है, निजी जिंदगी कैसी है, लाइफ स्टाइल उनका कैसा है और आखिरकार क्यों विपक्ष ने इन पर ही दांव खेला अलवा पर। तो एक रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पर जरूर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिएगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को उतारकर बहुत बड़ा दांव खेला है। बीजेपी जो है वो आगे लंबे रेस के घोड़े की तरह आगे की सोच रख रही है। बीजेपी इस बात को जानती और समझती भी है कि भाई आगे तक अगर सोचना है तो रणनीति तो जरूर बनानी पड़ेगी और सीधे सीधे तौर पर देखिए कि बीजेपी की इस रणनीति का फायदा उन्हें कहीं ना कहीं मिल रहा है। चलिए रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था, देखिए रिपोर्ट। देश में राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें तो मार्गरेट अल्वा को विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। मार्गरेट अल्वा एक भारतीय राजनीतिक नेता है, सबसे लोकप्रिय काबिल नेता के तौर पर देखी जा रही हैं। भारत में उपराष्ट्रपति बनने की संभावना भी दिख रही है। उनको कई और पार्टियों से समर्थन भी मिल रहा है। एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली महिला हैं और मार्गरेट अल्वा की अगर बात करें तो बहुत ही काबिल महिला वो बताई जाती हैं। मार्गरेट अल्वा का जन्म 14 अप्रैल 1942 मंगलौर, कर्नाटक, भारत में हुआ था। उनका परिवार एक रोमन कैथोलिक परिवार है। उनकी पति निरंजन थॉमस आल्वा थे। इनका बेटा निरेत आल्वा और निवेदिता आल्वा बेटी हैं। एक बेटी है मनीरा आल्वा। उनका पूरा परिवार बिहार से ताल्लुक़ रखता है। मार्गरेट अल्वा की प्रारंभिक शिक्षा मंगलौर के स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलोर में एडमिशन कराया। वहां पर उन्होंने बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रबल दावेदार मार्गरेट अल्वा के पति का नाम निरंजन थॉमस आल्वा था, जो इस दुनिया में नहीं है। इनके दोनों के दो बेटे और एक बेटी हैं, जिनका नाम हमने अपने दर्शकों को बताया ही है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो अपने पति और ससुर के कारण उन्होंने अपना राजनीतिक करियर 1996 में शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य भी किया। 1975 से 77 के बीच अखिल भारतीय कमेटी में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया। 1978 से 1980 के बीच कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में भी कार्य किया। 1974 में कांग्रेस के द्वारा राज्यसभा का सदस्य चुना गया। 6 साल के बाद उन्हें फिर चुना गया था। अपने कार्यकाल में संसदीय मामलों के मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री और युवा और महिला बाल विकास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसे विभागों में उन्होंने कार्य किया। महिलाओं के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने सामने रखा। 1999 में निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद सभा के रूप में 13वीं लोकसभा के रूप में चुनी गई। 2004 और 2009 के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में भी कार्य किया। मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल 6 अगस्त 2009 में बनाई गई थी। मार्गरेट अल्वा एक प्रबल राजनीति है। मौजूदा समय की अगर बात करें 2022 में 2 से 3 करोड़ के लगभग उनकी संपत्ति बताई जाती है। माना जा रहा है कि मार्गरेट अल्वा के पास कुछ लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उनके पास कई बीमा भी है और उन्होंने कई जगह एफटीपी खरीद रखी है। तो ऐसे में देखा जाए तो मार्गरेट अल्वा पर विपक्ष इस वक्त भरोसा तो जता रहा है और विपक्ष उनको सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या आखिरी समय तक विपक्ष उन्हें समर्थन देगा। लेकिन सीधे तौर पर हमने ये देखा कि राष्ट्रपति चुनाव के वक्त, चुनाव से पहले सभी विपक्ष यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन चुनाव के वक्त उन्होंने जिस तरह क्रॉस वोटिंग करके ये बता दिया कि उन्होंने यशवंत सिन्हा के साथ धोखा किया है। कहीं उपराष्ट्रपति के चुनाव के वक्त भी ऐसा तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो विपक्ष अभी उनके साथ होने की बात कर रहा है और वही क्रॉस वोटिंग करके सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचा दे। तो देखा आपने हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको विस्तार से बताया। दरअसल सीधे तौर पर आज जो हम देख रहे हैं वो ये है, सत्ता पक्ष जो अपनी रणनीति बना रहा है, विपक्ष जो रणनीति बना रहा है। विपक्ष के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह है कि आज सत्ता पक्ष हावी उस पर बहुत हो रहा है और जनता विपक्ष के साथ नहीं खड़ी है, क्योंकि जनता का पूरा ध्यान हिंदू मुसलमान पर बना। और जाहिर सी बात है, सरकार तो चाह ही रही है हिंदू मुसलमान होता रहे, उनकी राजनीतिक रोटी सीखती रहे। लेकिन अगर इसी तरह हिंदू मुसलमान होता रहा तो सबसे बड़ा जो खामियाजा है, नुकसान,
इस जनता को उठाना पड़ेगा, और जनता को उठाना पड़ेगा तो समझ लीजिए सबसे बड़ी मुश्किलें जनता की ही होती नजर आएंगी। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या वाकई सबसे बड़ी मुश्किल विपक्ष की होने वाली है, जनता की होने वाली है, और क्या आने वाले समय में देश के अंदर राजतंत्र पूरी तरह हावी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।